आइए जी ख़वातीन और हज़रात, आइए अब बॉन्ड को हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स में देखते हैं कि बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो इशूअर, जो भी इशूअर इसका है, दो ही कॉर्नर्स होते हैं इसकी इशूएंस के, या गवर्नमेंट होती है अपने एंड पर या कॉरपोरेट एंटिटीज़ होती हैं। और इशूअर्स एक अमाउंट ऑफ डेट, ओव्स मीन डेट, अमाउंट ऑफ डेट का ऐलान करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट जारी, आमतौर पर जिसे बॉन्ड कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं। अब बॉन्ड को तस्वुर में लाइए, आप एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट, एक ऐसा बिल, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, सॉरी, एक ऐसा नोट जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉमिस करती है, उस पर उसकी फेस वैल्यू से 10,000 की डिनोमिनेशन है, 1,00,000 की डिनोमिनेशन है, 5,000 की डिनोमिनेशन है। आमतौर पर बॉन्ड्स का ये तमाम का तमाम एक सिस्टम, जब आप यूएस ट्रेजरी को पढ़ेंगे हम, तो उसमें बहुत ही चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि वहाँ पर ये बड़ा फ्रीक्वेंटली ट्रेड किया जाता है। बस बात ये हो रही थी कि ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट इशू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या हुकूमत बॉन्ड होल्डर से एक स्पेसिफिक अमाउंट कर्ज लेती है, जिसका वो डिनोमिनेशन में इजहार करती है। इसके साथ साथ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकायदा डिक्लेयर किया जाता है एट द टाइम ऑफ इशुएंस, और उसका पीरियड ऑफ इशुएंस 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल। आमतौर पर बॉन्ड्स 1 साल से 10 साल तक के होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं। इस आगे चलकर हम इसके फीचर्स पर डिस्कस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉन्ड्स को आमतौर पर कॉरपोरेट बॉन्ड्स या बॉन्ड्स कहते हैं, और बॉन्ड्स को बाज़ औक़ात फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ भी कहा जाता है। कल हमने डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ा था, बॉन्ड्स को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी क्यों कहा जाता है, सुन लीजिए। फ़र्ज़ किया आपने 10 साल के दीवान सलमान के कॉरपोरेट बॉन्ड्स परचेज़ किए, से 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड्स हैं, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन उस पर 1 लाख के बॉन्ड हैं, 10 साल के हैं, तो 10 साल का इंटरेस्ट 10 साल के बाद अदा नहीं होगा। आमतौर पर जनरली ये बाई एनुअल पेमेंट होती है, उसके साथ कूपन लगे होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है। हर 6 महीने के बाद आप कूपन कंपनी को भेजें या कंपनी के बैंकर को दें, और जो भी आपकी अर्निंग है 6 महीने की, उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट वो आपको मिल जाती है। ये इसलिए इसको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी कहा जाता है। जी ख़वातीन हज़रात, आइए इस स्लाइड में हम की कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया कि बॉन्ड्स जो हैं वो कॉरपोरेट डेट की एक शक्ल है जो कंपनीज, इदारे या हुकूमतें इशू करती हैं, और इसको एज ए सिक्योरिटी लिया जाता है। इट इज़ सिक्योरिटाइजेशन एज ट्रेडेबल, एज सिक्योरिटाइज्ड ट्रेडेबल एसेट के तौर पे। एक बॉन्ड मैंने आपको अर्ज़ किया कि फ़िक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के तौर पर लिया जाता है, और मार्केट में बॉन्ड को फ़िक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, और ये इस नाम से ज़्यादा मशहूर है। और इसको ट्रेडिशनली पेड फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, आमतौर पर बॉन्ड का रेट फिक्स होता है। जब बॉन्ड इशूअर इशू करता है तो 4 बुनियादी इंफॉर्मेशन उस पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के तौर पर उसे डालनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ रेट ऑफ इशुएंस, दूसरी चीज़ बॉन्ड की डिनोमिनेशन, तीसरी चीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और चौथी चीज़ इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी। लेडीज़ जेंटलमैन, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कूपन कहते हैं, और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि बॉन्ड प्राइसेस आर इनवर्सली कोरिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट। यहाँ इंटरेस्ट रेट से मुराद मार्केट इंटरेस्ट रेट है, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट नहीं। यस, से
बॉन्ड का कूपन रेट 8% है इस वक्त, ठीक है। और मार्केट में अगर वही 1 लाख रुपया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जाए तो मार्केट का रेट 10% है या 9% है, तो बॉन्ड कोई नहीं खरीदेगा, दूसरी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो डेफिनेटली बॉन्ड प्राइसेस आर इन्वर्सली कोरिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट्स, यानी जब इंटरेस्ट रेट मार्केट का ऊपर जाएगा तो बॉन्ड की प्राइसेस गिर जाएंगी, जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। कि बॉन्ड का रेट 8% है और मार्केट का इंटरेस्ट रेट 6% है, तो डेफिनेटली लोग बॉन्ड ख़रीदने पर भागेंगे। आइए ख़वातीन हज़रात, बॉन्ड के मज़ीद फ़ीचर्स की तरफ देखते हैं। आइए सबसे पहले हम पार वैल्यू को डिस्कस करते हैं। वो वैल्यू आम तौर पर 1,000 रुपये या $1,000 की जो फेस वैल्यू है उसको पार वैल्यू कहते हैं। और ये फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है विच इज़ पेड एट मेच्योरिटी, राइट। मेच्योरिटी, अच्छा, आप यहाँ पर एक सवाल करेंगे, एक बॉन्ड जो 10 साल के लिए लिया था उसकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू 1,000 रुपये थी, तो 10 साल के बाद क्या ये 1,000 में कैश होगा? यस, ये 1,000 में कैश होगा, क्योंकि 10 साल के लिए उसके बाई एनुअल कूपन पे किया जाता रहा है। जी ख़वातीन हज़रात, बॉन्ड के हर 6 महीने के बाद कूपन लगे होते हैं, इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, उस कूपन पर उस $1,000 या 1,000 रुपये या 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उस इंटरेस्ट को रेट भी लिखा होता है और अमाउंट भी दर्ज होती है। इसलिए इसमें ये एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी एनकैशमेंट फेस वैल्यू पर होती है। इसके बाद कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट, जिस रेट पर बॉन्ड सेल किया जाता है। इशूअर प्राइस, जिस प्राइस पर इशूअर इशू करता है, इशूअर बॉन्ड इशू करने वाला, यानी ये प्राइस पार वैल्यू भी हो सकती है, 1,000 का बॉन्ड 1,000 में, ये प्राइस प्रीमियम वैल्यू भी हो सकती है, 1,000 का बॉन्ड 1,100 रुपये में, 1,000 का बॉन्ड $1,050 में, या ये प्राइस डिस्काउंट प्राइस भी हो सकती है, 1,000 का बॉन्ड 850 रुपये में। एज द मार्केट फोर्सेज आर एक्टिंग एंड रिएक्टिंग, द इशूइंग प्राइस ऑफ द बॉन्ड अकॉर्डिंगली एग्जिस्ट। इसके बाद कूपन डेट, ये मेच्योरिटी डेट कहलाती है, कूपन डेट। और इसमें आप देखिए कि अगर इसकी प्री मेच्योर पेमेंट हो तो उसी तरह से कमी बेशी होती रहती है। जी स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं किसी बॉन्ड की ख़रीदारी के लिए प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड के कूपन रेट को डिटरमाइन करते हैं, तय करती है। विच आर द फैक्टर्स? इसके 2 फीचर्स हैं, क्रेडिट क्वालिटी ऑफ इशूअर, कि इशूअर कौन है, इसके बैक पर कौन है, इसके स्पॉन्सर्स कौन है, इसके फाइनेंशियल टीम कौन सी है, और इसका माजी में क्या रिकॉर्ड है, इसकी गुडविल क्या है, और टाइम टू मैच्योरिटी। याद रखिए कि बायर का इंटरेस्ट हमेशा अच्छे मुनाफे में होता है। डेफिनेटली अगर आप बायर हैं तो आप एक हाई इनकम इंस्ट्रूमेंट परचेज करेंगे, या लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है, एक इंतहाई नफ़ावर सरमायाकारी करेंगे, ठीक है ना जी। तो इसका उसूल ये है, शॉर्टर द पीरियड बेटर द प्रॉफिट, क्योंकि रेट तो कम होगा लेकिन उस पीरियड के लिए प्रॉफिट की लिक्विडेटिवनेस मुनासिब होगी, ठीक होगी, ठीक है जी। अब आप देखिए कि जैसे जैसे पीरियड शॉर्टर होगा उसमें अच्छा रेट कम होगा, लेकिन आपकी सरमायाकारी महफूज होगी। डेफिनेटली बॉन्ड्स जो लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी के बाज़ औक़ात गवर्नमेंट शराइत लगा देती है कि जी एक इंसेंटिव या एक लोन लेने के लिए आप इतने बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ देने के लिए, तो आपको 30 साल तक की मेच्योरिटी के बॉन्ड्स ख़रीदने होते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनसेशन जो है उसका उसूल देख लीजिए, हायर कंपनसेशन इज़ बिकॉज द बॉन्ड होल्डर इज़ मोर एक्सपोज मीन brought into risk to interest rate and the inflation risk for an extended period. जी ख़वातीन हज़रात,
आइए स्लाइड नंबर 6 में हम देखते हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी बिल्स। जैसा कि कल के डिस्कशन में हमने ट्रेजरी बिल्स पर बड़ी सैर हासिल तबसरा किया, ट्रेजरी बिल्स के पूरी कंपोजिशन को डिस्कस किया कि ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेजरी बिल डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड कैश पर ख़रीदा जाता है, बॉन्ड प्रॉफिट या इंटरेस्ट पर ख़रीदा जाता है, जबकि ट्रेजरी बिल्स डिस्काउंट रेट पर ख़रीदे जाते हैं। और डिस्काउंट और फ्लैट बाइंग का मैंने आपको कल फ़र्क बता दिया था। तो ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं, ट्रेजरी बॉन्ड से मुराद क्या है कि उस मुल्क की ट्रेजरी जो है, जो बॉन्ड इशू करती है, उसको ट्रेजरी बॉन्ड कहते हैं। वही गवर्नमेंट इशू, गवर्नमेंट इसके बैक पर जो मेजर फोर्स है, जो मेजर बेनिफिशरी है, वो गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री है, इसे ट्रेजरी बॉन्ड कहते हैं। ट्रेजरी नोट्स, वो नोट्स से मुराद यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट्स हैं, वो शॉर्ट टर्म नोट्स होते हैं। ट्रेजरी नोट्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, और शॉर्ट टर्म भी इस तरह से कि 2 साल से 10 साल तक के। 1 साल तक तो क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, 2 साल से 10 साल तक के ट्रेजरी नोट्स होते हैं, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़र्क होता है। और ये एक ट्रेजरी नोट्स जो होते हैं 2 साल से 10 साल के दरमियान कहीं मैच्योर हो रहे होते हैं, और इसका इंटरेस्ट जो है वो बाई एनुअल। तो तय ये हुआ कि ट्रेजरी बॉन्ड्स उस मुल्क की ट्रेजरी इशू करती है तो बड़े ट्रस्ट वर्दी होते हैं। साफ ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की इशूड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऐसे ही होंगे। ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ट्रेजरी नोट्स 2 से 10 साल के होते हैं, ट्रेजरी बिल्स कल हमने डिस्कस किया। ये इसका एक मेजर डिफरेंस समझ लीजिए, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी, यील्ड टू मैच्योरिटी और यील्ड टू कॉल। इस स्लाइड में हम बुनियादी तौर पर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर के मैच्योरिटी पर इसका क्या रेट होगा, और यील्ड टू कॉल कि वो इंटरेस्ट रेट जो उस इंस्ट्रूमेंट या बॉन्ड का कॉल टाइम पर होगा। Yield to call, the rate of return that an investor would earn if he bought a callable bond, एक ऐसा बॉन्ड जो कॉलेबल है और किसी भी को कॉल किया, इट्स करंट मार्केट प्राइस एंड हेल्ड अंटिल कॉल डेट, और कॉल डेट तक वो हेल्ड करता है, यानी डेट ऑफ मैच्योरिटी भी हो सकती है, कॉल डेट दरमियान में भी आ सकती है। खैर, इस पर हम तफसील से अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस, अगले चैप्टर में। जी, यील्ड टू मैच्योरिटी और यील्ड टू कॉल के बाद आइए हम इसके दूसरे फीचर्स को देखते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आपको फ्लोटिंग, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ फ्लोटिंग का तर्जुमा समझ आ गया तो समझिए कि ये पूरा मैकेनिज़्म समझ आएगा। देखिए, स्विमिंग तो आपने सुना होगा ना, जानदार की तैराकी को स्विमिंग कहते हैं, और फ्लोटिंग कहते हैं बेजान चीज़ की तैरने को। ठीक है, आपकी ये नीचे की 2 पसलियाँ जो हैं, दीज आर कॉल्ड, मेडिकली टर्म में दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है जी। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसका रेट फ्लक्चुएट करता रहे, कम होता रहे, ज़्यादा होता रहे। अब आप हैरान होंगे कि ये फ्लोटिंग क्यों करेगा, बॉन्ड को तो फिक्स्ड रेट होना चाहिए। नहीं लेडीज जेंटलमैन, असल में होता ये है कि आजकल हर इदारा, यहाँ तक के इन्वेस्टर भी और यहाँ तक के इशूअर भी, हर इदारा कॉस्ट कॉन्शियस है, प्रॉफिट कॉन्शियस है। अब देखिए, एक इन्वेस्टमेंट अगर की जाती है तो उसके लिए साफ ज़ाहिर है कि वो उसको प्रॉफिटेबल और ल्यूक्रेटिव बनाना चाहते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट का आज 10 है, कल 12 है, फिर 8 हो गया। एक ऐसा इनडेफिनेट सिचुएशन है कि जहाँ पर इन्वेस्टर अपने आप को महफूज महसूस नहीं करता। तो फिर एक बेंचमार्क तय, सारी दुनिया का उसूल, लेडीज एंड जेंटलमैन सुन लीजिए बड़े ध्यान से, फ्लोटिंग रेट सारी दुनिया का उसूल है कि इसके लिए एक बेंचमार्क मुकर्रर कर दिया जाता है। फ़र्ज़ किया इंटरनेशनल बेंचमार्क लाइबर है, लाइबर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। कोई भी इन्वेस्टमेंट दुनिया के किसी भी हिस्से में हो तो उसमें वो फ्लोटिंग रेट से करते हैं कि जी ये 90 डेज़ की इन्वेस्टमेंट है, 2% प्लस लाइबर, कि आज जो लाइबर का रेट होगा उससे 2% प्लस पर हम एनकैशमेंट करेंगे इस इन्वेस्टमेंट। समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि बेंचमार्क जो है वो लाइबर हुआ। पाकिस्तान में इसको काइबर कहा जाता है।
कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। अब आपको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड समझ आएंगे कि अगर ऐसे बॉन्ड्स जिन पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बजाय ये दर्ज हो 2% प्लस काइबर या 2% प्लस लाइबर या ट्रेडी बिल्स रेट प्लस 3%, दैट इज कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जितना भी चला जाए इशू इसका इन्वेस्टर जो है वो कभी खसारे में नहीं जाएगा, क्योंकि जितना भी रेट बेंचमार्क का जाएगा उससे 2% या 3% प्लस जो भी कमिटमेंट हुई है वो पेमेंट हो जाएगी। जी ख़वातीन व हज़रात, आइए अब हम देखते हैं कि बॉन्ड प्राइसिंग कैसे तय की जाती है। तो बॉन्ड प्राइसिंग का पहला फार्मूला मैंने इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि हम अगले न्यूमेरिकल्स इसी फार्मूले से करेंगे, इसलिए कि ये आसान और समझ में आने वाला है। बॉन्ड प्राइसिंग का ये फार्मूला इंतहाई आसान है। वो इस तरह से कि C इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर एन डिवाइडेड बाई आर प्लस m ओवर 1 प्लस आर एन। आइए इन एब्रीवेशंस को समझ लीजिए। C स्टैंड्स फॉर कैश, लिख लीजिए इसको। C स्टैंड्स फॉर फ्यूचर कैश फ्लो, C स्टैंड्स फॉर फ्यूचर कैश फ्लो, R स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट रेट, M स्टैंड्स फॉर मेच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट, और N नंबर ऑफ टर्म्स या जो भी मंथ है या ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स आमतौर पर होता है। ठीक है जी, इट इज़ द बॉन्ड प्राइसिंग फार्मूला। इसको लिख लीजिए और ये आगे चलकर हमें न्यूमेरिकल में मदद देगा। जी स्टूडेंट्स, आइए अब हम बॉन्ड प्राइस और यील्ड्स की रिलेशनशिप को देखते हैं। जी, रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड्स। देखिए यहाँ पर आपको मैंने अभी प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू से एडिशनल अमाउंट $1000 की फेस वैल्यू है और वो 1050 या 1040 डॉलर का इशूअर इशू कर रहा है, इसका मतलब मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, तो 1000 की प्रोडक्ट 1100 में बिक रही है। ठीक है ना, इट इज़ कॉल्ड प्रीमियम प्राइस। और अगर $1000 का बॉन्ड 950 में बिक रहा है, $1000 का बॉन्ड 980 में बिक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड डिस्काउंट रेट पर बिक रहा है। और डिस्काउंट प्रीमियम का कॉन्सेप्ट मैंने कल भी खासी तफसील से डिस्कस किया था। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है तो फिर हम इंशाल्लाह इस पॉइंट को समझने में कामयाब हो जाएंगे। याद रखिए, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि बॉन्ड प्राइसेस आर इन्वर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है ना, अभी ये उसूल पढ़ कर है, वही इंटरेस्ट रेट को यील्ड कहते हैं। तो तय ये हुआ कि बॉन्ड प्राइसेस आर इन्वर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। समझ आ गया ना, याद आ गया ना ये पॉइंट, कि अगर बॉन्ड की प्राइस प्रीमियम पर है, इसका मतलब ये है कि मार्केट का रेट कम है, और बॉन्ड मार्केट का रेट से मुराद मार्केट इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 6% रेट मिल रहा है सेफर इन्वेस्टमेंट, जबकि बॉन्ड्स जो फ़र्ज़ किया दीवान सलमान इंटरनेशनल के बॉन्ड्स 8% पर बिक रहे हैं। आपको समझ आ रही बात की, मार्केट में 6% है, दीवान सलमान के बॉन्ड्स 8% पर हैं, तो डेफिनेटली लोग 6% पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 8% की चीज़ें ख़रीदने को भागेंगे। जब बायर्स ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट महदूद होगी तो डेफिनेटली उसकी कीमत बढ़ जाएगी और वो प्रीमियम पर बिकेगा। सिंपल इज़ दैट। इसके बाद अगर बॉन्ड एट पार या ओनली इफ इट्स कूपन रेट्स इक्वल द रिक्वायर्ड यील्ड, एक बॉन्ड का ये उसूल है कि बॉन्ड अगर एट पार है तो फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ यील्ड जो है वो एट पार ही चलेगी, उसमें ना कोई कमी होगी ना बेशी होगी। अगर ये प्रीमियम पर यानी ज़्यादा प्राइस पर बिकता है तो इसका कूपन रेट अबव टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या रिक्वायर्ड यील्ड होगा। मैंने आपको अभी समझाया है
ए बॉन्ड सेल्स एट डिस्काउंट, 950 में बिका है, इफ इट्स, अगर ये उस वक्त बिकेगा डिस्काउंट पर अगर इसका कूपन रेट कम होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मुराद मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न, राइट, जो मैं अभी आपको स्टूडेंट्स, अब हम बॉन्ड पोर्टफोलियो के रिस्क का जायज़ा लेंगे। इसके मेजर 3 रिस्क हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क। आइए अकॉर्डिंगली इसको, इंटरेस्ट रेट रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो बॉन्ड होल्डर के लिए मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए बॉन्ड ख़रीदा गया 6% पर और अब मार्केट जो है 8%, 9% और 10%, जब ख़रीदा गया था उस वक्त मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, 4.5%, तो 6% पर बॉन्ड खरीद लिया गया। 5 साल का बॉन्ड था या 10 साल का बॉन्ड था, लेकिन अब वो बॉन्ड 6% पर है, मार्केट 8% पर जा रही है, 10%, तो इसका मतलब है टोटल लॉस है। इस सेंसिटिविटी की वजह से को बड़ा गौर से देखना होता है, एनालिसिस करना होता है। द सेंसिटिविटी ऑफ रिस्क के 2 फैक्टर्स हैं, टाइम टू मैच्योरिटी और कूपन रेट, जो मैंने आपको समझा दिया है, और दूसरे मामला जो हैं इसकी सेंसिटिविटी के वही हैं, सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस एंड एट्स। आइए ख़वातीन हज़रात अब बॉन्ड प्राइस की इस टेबल को देखते हैं जिसकी मैच्योरिटी मुख्तलिफ है और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुख्तलिफ है। $1000 की इन्वेस्टमेंट है और इसमें कमी बेशी उतार चढ़ाव बहुत सिंपल है। ये इसको वो हमने जो इसकी कैलकुलेशन बॉन्ड प्राइसिंग का फार्मूला पढ़ा है, और इसमें देख लीजिए कि 8% कूपन बॉन्ड है, कूपन स्प्रेड सेमी, यानी कि ये बॉन्ड 8% का है। बॉन्ड प्राइस 8% स्टैंडर्ड प्राइस पर ख़रीदा गया बॉन्ड है और इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लीजिए। दिस इज़ कम अज़ कम इस स्लाइड पर आपको कम अज़ कम 10 से 15 मिनट आपको लगाने होंगे, क्योंकि अगली असाइनमेंट मैंने आपको बॉन्ड प्राइसिंग और बॉन्ड प्राइसिंग की मार्केट सेंसिटिविटी पर देनी है। इसलिए आइए ख़वातीन हज़रात अब हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क की तरफ जाते हैं। असल में री इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि जब ये बॉन्ड मैच्योरिटी पर एनकैश होगा तो क्या रिस्क है। आपने 6% या 8% पर ख़रीदा और री इन्वेस्टमेंट के वक्त ये मार्केट का रेट 4.5%, मार्केट का रेट 5% है, तो इसका मतलब ये आपका तो इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई ना। और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट लाख, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख की नहीं थी, इसमें मिलियंस और बिलियंस की इन्वेस्टमेंट होती है। तो तय ये हुआ री इन्वेस्टमेंट रिस्क से मुराद एक ऐसा रिस्क है कि बॉन्ड का रेट दैट इफ़ आर इंटरेस्ट रेट विल फॉल एंड फ्यूचर कैश फ्लो विल हैव टू बी री इन्वेस्टेड, और फ्यूचर में जब ये मैच्योरिटी होगी इसकी तो इस कैश फ्लो को अगर री इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उसका रेट लोअर हो, तो इससे डेफिनेटली रेट लोअर होगा तो इनकम भी। रिस्क ख़वातीन हज़रात अगला रिस्क है डिफ़ॉल्ट रिस्क। देखिए डिफ़ॉल्ट रिस्क डेफिनेटली किसी ने आपसे 1000 रुपये उधार लिया और 1 महीने का वादा किया, अगर वो 1 महीने तक नहीं देता तो वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक। इसका मतलब है बॉन्ड इशूअर ने जो वादा किया था 10 साल के बाद पेमेंट का, 10 साल के जब पेमेंट का वक्त आया तो या तो वो बैंकक्रप्ट हो गई है। आजकल देखिए कोरोना का किसी को पता था? किसी को भी नहीं पता था। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हैं। यूएस गवर्नमेंट अपनी कॉरपोरेट कल्चर को बचाने के लिए यूएस की लेजिस्लेशन ने 3 बार कानून साजी की है और तीनों बार उनको बेल आउट पैकेज ऑफ़र कर रही है, और यहाँ तक कि वर्ल्ड डोनर एजेंसीज़ भी कंसर्न कंट्रीज़ को या तो कंसेशन ऑफ़र कर रहे हैं गिवन लोन्स में, या और दूसरे तरीके से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट रिस्क से मुराद ऐसी पॉसिबिलिटी कि बॉन्ड इशूअर किसी वजह से प्रिंसिपल या इंटरेस्ट एज पर कमिटमेंट पेमेंट
के काबिल ना रहे। इफ़ दीज पेमेंट्स आर नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट्स, जो कमिटमेंट, जो टर्म्स एंड कंडीशंस में बॉन्ड सेल किए गए थे, तो फिर इसको डिफ़ॉल्ट रिस्क कहा जाएगा। जी ख़वातीन और हज़रात, अब हम बॉन्ड प्राइसिंग की रिलेशनशिप का ग्राफ देखेंगे। देखिए 4 टाइप के बॉन्ड हैं। बॉन्ड ए है 12% कूपन पर, बॉन्ड बी है 12% कूपन पर, बॉन्ड सी है 3% कूपन पर, बॉन्ड डी है 3% कूपन पर। मैच्योरिटी ए बॉन्ड की 5 साल की है, या इनिशियल यील्ड टू मैच्योरिटी 10% है। बी बॉन्ड की 30 साल की है और 10% की मैच्योरिटी है, इनिशियल यील्ड टू मैच्योरिटी है। सी बॉन्ड की 30 साल की मैच्योरिटी है और 10% YTM है। डी बॉन्ड 30 साल की मैच्योरिटी 6%। अब देखिए कि यील्ड टू मैच्योरिटी किस तरह से परसेंटेज में चेंज हो रही है। आप इस पर देखिए, एक्स एक्सिस पर परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस है और वाई एक्सिस पर चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी है। और आपको बड़ा वाज़े तौर पर ये समझ आएगा कि ये यील्ड टू मैच्योरिटी और बॉन्ड की प्राइसिंग में कितना लिंक है, बॉन्ड प्राइसिंग रिलेशनशिप कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड रिलेशनशिप है, ये आप देखिए। आगे चलकर हम इसकी कंपोजिशन पर डिस्कस। आइए ख़वातीन हज़रात, बॉन्ड प्राइसिंग रिलेशनशिप की वजाहत करते हैं कि बॉन्ड प्राइसेस एंड यील्ड्स आर, जो उसूल बताया गया था, बॉन्ड प्राइसिंग एंड यील्ड्स आर इन्वर्सली रिलेटेड। यील्ड यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यील्ड को रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप इंटरप्रेट कीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। इन्वर्सली है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी। या इसको आप प्रोपोर्शनैलिटी में देखिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी बनती है। एक वेरिएबल बॉन्ड प्राइस है, दूसरा वेरिएबल यील्ड है, तो एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम होगी। एंड अब दूसरा फैक्टर, दूसरी चीज़, एन इंक्रीज इन बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी, इंक्रीज इन बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी, अगर ये इंक्रीज हो जाती बॉन्ड यील्ड तो इसका रिजल्ट क्या होगा? स्मॉलर प्राइस चेंज देन ए डिक्रीज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यानी कि बिल्कुल उस रेट से तब्दीली नहीं होगी, बल्कि एक महीन और मामूली तब्दीली होगी। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स डेफिनेटली खसारे का सौदा होते हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड को आम इन्वेस्टर कभी लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन इसके और दूसरे पर्पज़ होते हैं जिसके लिए 30 साल की बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट की जाती है। टेंड टू बी मोर प्राइस सेंसिटिव दैन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जी स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है, अगर मैच्योरिटी इंक्रीज़ करती है तो सेंसिटिविटी की वजह से प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। प्राइस सेंसिटिव इंक्रीजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट। 8% से 7.5 पे आ जाएगी, 6 पर आ जाएगी। याद रखिए, मैच्योरिटी जो मैंने आपसे बताया है कि लॉन्ग टर्म में जो मैच्योरिटी इंक्रीज होगी, प्राइस सेंसिटिव इंक्रीज होगी, प्राइस सेंसिटिवनेस, और प्राइस ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। ये आपने डायग्राम में देख ही लिया है, ग्राफ में। आगे देखिए 5वां पॉइंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द बॉन्ड्स कूपन। डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट रिस्क इन्वर्सली रिलेट का क्या मतलब है कि बॉन्ड कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी। कूपन रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कूपन रेट कम हो जाएगा। कूपन रेट से मुराद बॉन्ड का रेट, और यहाँ इंटरेस्ट रेट से मुराद मार्केट का इंटरेस्ट, ये ज़हन में रखिएगा। इसके बाद आखिरी पॉइंट है, प्राइस सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द यील्ड टू मैच्योरिटी। प्राइस सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द यील्ड टू मैच्योरिटी। जी, प्राइस की सेंसिटिविटी और यील्ड टू मैच्योरिटी, अब ये दो वेरिएबल्स हैं, और ये दोनों वेरिएबल्स इस वक्त एक दूसरे से इन्वर्सली एग्जिस्ट करेंगे, इन्वर्सली रिलेट करेंगे। सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो यील्ड टू मैच्योरिटी कम हो जाएगी, यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी। ये ख़वातीन हज़रात, इस स्लाइड में
प्राइसेस ऑफ 8% कूपन बॉन्ड को हम देखते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी 8%, 9%, और प्राइस की फ्लक्चुएशन नेगेटिवली, फॉल इन प्राइस आप देख लीजिए, आपके सामने है कि 1 ईयर की है, 10 साल की है और 20 साल की है। इधर 8% है, हज़ार, और आप देख लीजिए कि तमाम की तमाम रिलेशनशिप उन्हीं उसूलों के तहत कम और ज़्यादा हो रही है। जी ख़वातीन व हज़रात, अब इस ज़ीरो कूपन बॉन्ड की प्राइसेस को देखिए कि जिसके सेमी एनुअल इंटरेस्ट पे हो रहे हैं और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हैं। इसको बड़े ध्यान से देखिए, ये सारी की सारी टेबल आपको इस पूरी की पूरे पांचों उसूल समझा देगी। देखिए, डिस्कस कीजिए, फिर अपनी क्यूरीज, लेकिन ये मैं इसको ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि कम से कम आपको भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, और मैं कल इस पर आपसे सवाल पुट करूंगा, आप देख लीजिएगा। थैंक यू। आइए जी, इस टेबल को देखते हैं। बॉन्ड है, मैच्योरिटी है, कूपन रेट है। अब यहाँ पर आपने ये इस सवाल का जवाब देना है कि विच बॉन्ड इज मोर रिस्की। अब ध्यान कीजिएगा कि मोर रिस्की कौन सा। डेफिनेटली ये अब आपने जवाब देना है। मैं चूँकि पिछली डिस्कशन में मेरा ख्याल है कि अगर 100 यूनिट डिस्कशन हुई है तो उसमें 20 यूनिट कम से कम इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस पर गुजरे। स्टूडेंट्स, अब ड्यूरेशन को देख लीजिए कि वेटेड एवरेज ऑफ टाइम आपको मैंने शुरू में समझा दिया था कि वेटेड एवरेज से मुराद वो एवरेज होती है जो ऑल द टाइम एग्जिस्ट कर रही होती है। कैश फ्लो, वेटेड एवरेज ऑफ टाइम इन विच कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, के आम तौर पर डेटर्स जो हैं आम तौर पर एक वेटेड टाइम ऑफ रिटर्न जो है वो से 90 डेज है। इट इज़ वेटेड एवरेज ऑफ टाइम है। इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉर इन्वेस्टर्स एज बॉन्ड्स विद हायर ड्यूरेशंस आर मोर रिस्की। वही चीज़ इसी टेबल को देखिए और इस की को देखिए, आप रिजल्ट्स तक पहुंच जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव tried our level best to get the things understandable। आप मेहरबानी करके इसके साथ कूपर का 6th चैप्टर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को ज़रूर रेफ़र कीजिए। इसके साथ मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट आपको भिजवा दूंगा, आपको मिल जाएगा। जब ये क्लास शुरू होगी तो इसका ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाएगा। आप इसको अपने तौर पर देखिएगा, और कल जब क्लास शुरू हो तो आज का होमवर्क जो आपको दिया गया था 10 न्यूमेरिकल्स, वो प्लीज़ अपने साथ रखिए और उसकी व्हाट्सएप कापी अपने CR को भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, अपने साथियों, पेरेंट्स, दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। ये वक्त ऐसा है कि एक दूसरे के साथ फॉर्चुनेट इंटरेक्शन कीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।